हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के क्लास में आज अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कार्बन और उसके विभिन्न यौगिक। कार्बन एक, आप सभी लोग जानते हैं, अधातु है जिसका प्रतीक सी होता है। कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक सी होता है। कार्बन तत्व सर्वोत्मुखी तत्व है जो भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में 0.02%, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% के रूप में उपस्थित रहता है। सभी सजीव पदार्थों और जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन यौगिकों का से मिला हुआ बना है, यानी कार्बन से मिला हुआ है, बना हुआ है। कहने का मतलब है कार्बन लगभग सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है, सजीवों में भी, पेड़ में भी, जंतुओं में भी, पौधों में भी। अब बात करते हैं कार्बन में सहसंयोजक आबंध। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। आवर्त सारणी मैंडलीव की आवर्त सारणी में कार्बन को छठा स्थान प्राप्त है, छठे नंबर पर है, इसलिए इसके परमाणु का क्रमांक हुआ 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। पहली कक्षा के में s 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा l में 4 इलेक्ट्रॉन, जो उप कक्षा s और p में जाते हैं, 2s2 2p2। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई 1s2 2s2 2p2, क्योंकि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए दूसरी कक्षा 2 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ये दूसरी कक्षा को रिप्रेजेंट कर रही है। कुल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊपर जोड़ देते, 2 + 2 4, तो एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 का मतलब क्या है? बाहरी कक्षा कौन सी है? एल कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है, क्योंकि आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, उसका त्याग करना और बाहर से लेना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। अतः कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लेता है। किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो गया, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए वो पड़ोसी से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है और साझेदारी से एक मजबूत बंध बनाता है, आबंध, जिसको कहते हैं बॉन्ड, कहलाएगा सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होता है? एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह आपने 9th की क्लास में पढ़ा है। अब आते हैं, अब कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु, कार्बन के अतिरिक्त जो परमाणु होते हैं, जो जुड़ते हैं, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन। कार्बन जरूर है। कार्बन के अलावा और कौन कौन से तत्व मिलते हैं? हाइड्रोजन भी मिल सकता है H, ऑक्सीजन O मिल सकता है, नाइट्रोजन N और क्लोरीन Cl भी मिल सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बन जाएगा। अब आते हैं सहसंयोजक बंध है क्या? 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बना आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ये 2 भी इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का भी साझा हो सकता है। युग्म का मतलब है एक, जैसे हाइड्रोजन के अणु का बनना बता रहे हैं, तो एक इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देते हैं? एक युग्म बना देते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या करता है? इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों मिल जाएं तो अपने पास की अक्रिय गैस हीलियम के समान
विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। ये जो आपको दिखाया गया इलेक्ट्रॉन, ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहलाता है। ये जोड़ा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन के अणु का बनना भी देख सकते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो दोनों ऑक्सीजन हैं आपके। एक ये ऑक्सीजन दिखाया गया जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक और ऑक्सीजन जिसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में मिल गए, मिलने का मतलब प्लस, दोनों को मिलाया गया तो बना क्या आपका, देखिए क्या बन गया आपका। अब देखिए, दो दो इलेक्ट्रॉनों ने पेयर किया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाए तो 8 हो गए, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर ले तो 8 हो गए। तो आप ये देख सकते हैं ऑक्सीजन में ये 2 और 2 के इलेक्ट्रॉनों का 2 पेयर बन रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के, मिल के ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके पास भी हो गए। इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन सा अणु बन गया आपका, ऑक्सीजन का अणु बन गया। अब यहाँ पर 2 पेयर बने, इसलिए डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड का निर्माण। इसी तरह नाइट्रोजन N2 के अणु का बनना भी हम लोग देख सकते हैं। नाइट्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन आपस में मिलकर नाइट्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हैं, तो नाइट्रोजन के पास तो 5 हैं, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाए तो इनके पास भी 8 हो जाएंगे, इनके पास भी 8 हो जाएंगे। अब देखिए कैसे साझा किया गया है, ये नाइट्रोजन के 2 और ये साझे के 3 और 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के। लेकिन ये पूरा अगर देखा जाए तो इस नाइट्रोजन के पास कितने, साझे के हो गए 6, बाकी के 2, 6 2 8, इसी तरह साझे के 6 और 2 8, तो नाइट्रोजन का अणु बन गया। यहाँ पर देखिए 3 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। कैसे, ये देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N, एक जोड़े का मतलब एक लाइन, 2 जोड़े का मतलब 2 लाइन, 3 जोड़े का मतलब 3 लाइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक हमने देखा था एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले अणु, अब हम देखेंगे भिन्न भिन्न परमाणुओं से बनने वाले अणु जिसमें सहसंयोजक बंध का यूज हुआ है। अब देखिए पानी H2O, अब हाइड्रोजन के पास एक परमाणु, इस हाइड्रोजन के पास एक परमाणु, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। ऑक्सीजन के पास हो गए 6। ठीक है, अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। अब आप देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 2 4 ये हो गए और ये 2 जोड़े, 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास हो गए 8। हाइड्रोजन कौन सी अक्रिय गैस के करीब में है, हीलियम के करीब में है, और ऑक्सीजन नियॉन के करीब में है, तो दोनों अक्रिय गैस की के समान अपनी व्यवस्था को बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार पानी H2O के अणु का बनना आप समझ सकते हैं। तो ये पानी H2O के अणु का बनना, कौन सा बंध लगा इसमें, सहसंयोजक बंध, एक एक जोड़ा यहाँ पर यूज हुआ है। अब हम आते हैं सहसंयोजक यौगिक के भौतिक गुण। सहसंयोजक यौगिक जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, उन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं, यानी वो जल्दी ही गल जाएंगे, कम टेम्परेचर पे ही गल जाएंगे और कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगेंगे, क्योंकि इनके बीच में अंतराणुक बल जो होता है, आकर्षण का बल, वो बहुत कमज़ोर होता है। इसी तरह अगला हम देख सकते हैं गुण इसमें, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इसमें आसानी से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में और कोई आवेशित कण नहीं होता है, तो ये सहसंयोजक बंध का
दूसरा गुण था आगे का, उसी गुण को जो भी पीछे हमने बताया गलनांक और क्वथनांक का। अब देखिए एसिटिक अम्ल का क्वथनांक 391 डिग्री केल्विन और इसका गलनांक होता है 290 डिग्री केल्विन। सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 इसमें माइनस कर देते हैं, तो 273 अगर इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका गलनांक, और 391 से अगर 273 माइनस कर देंगे, 273 अगर इसमें से माइनस करें इसमें से, तो कितना आएगा, 11 में से 3 गया 7, 8 3 11, ठीक है, 8 में से 7 गया 118 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -273 जब आपने किया तो 7 और 1 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का गलनांक अगर हम डिग्री में देखेंगे तो 17 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक अम्ल गलने की अवस्था में आ जाता है, गलने लगता है, और क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस में ये उबलने लगेगा। क्लोरोफॉर्म का देखा जाए, क्लोरोफॉर्म एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, तो CHCl3 का होता है गलनांक 209। अगर 273 इसमें से माइनस कर देंगे तो आप देखिए 273 ज़्यादा यानी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब 273 है, 273 में से अगर इसको माइनस किया जाए तो कितना होगा, 13 में से 9 गया, कितना बचा, 9 4 13, 6 64 डिग्री, वो भी माइनस का, -64 डिग्री सेल्सियस क्लोरोफॉर्म गलने की अवस्था में आता है। और उबलने की अवस्था में अगर हम इसमें देखेंगे तो अगर इसको इसमें से हम 273 माइनस कर दें डिग्री सेल्सियस के लिए, तो 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6 61 डिग्री सेल्सियस, +61 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्लोरोफॉर्म उबल जाता है, और -64 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरोफॉर्म गलने लगता है, गलित अवस्था में आ जाता है। इसी तरह एथेनॉल का गलनांक 156 और क्वथनांक 351। आप इसको सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से माइनस करके देखेंगे। अगर देखिए 156 में से 273 माइनस करना है तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 273 माइनस वाला बड़ा है, और 351 से घटाएंगे तो प्लस में आएगा। तो एथेनॉल का गलनांक माइनस में होगा और क्वथनांक प्लस में, तो इसको आप 273 से माइनस करके देख सकते हैं। इसी तरह मेथेन का गलनांक 90 केल्विन और क्वथनांक 111 केल्विन, यानी दोनों ही माइनस में मेथेन के हैं ये गलनांक और क्वथनांक। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।